नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल जतम चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी आपका स्वागत करता हूँ। लगातार पुराने एक वीडियो जो मैंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बनाया था, काफ़ी लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स आए और उसके बाद में फिर लगातार ये जो मेरे पास में रिक्वेस्ट आई कि सर ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं ना, इनको लेके आप प्लीज़ वीडियो बनाइए। तो इन सारी नई गाइडलाइंस जो अभी हाल ही में आई हुई हैं, 28 दिसंबर से लागू हुई हैं, तो उनको कंसिडर करते हुए मैंने आपके लिए एक बहुत ही बेहतर कंटेंट तैयार करने की कोशिश की है। हम पुरानी बात से अपनी शुरुआत करेंगे कि क्यों आखिर ऐसा करना पड़ा। देखिए, बहुत ढेर सारे स्कैम्स हो रहे थे लगातार। तमाम ऐसी कंपनीज थी जो अच्छे खासे लोगों के साथ में स्कैम्स कर रही थी, उनका पैसा लेके उड़ जा रही थी, भाग जा रही थी। तो देखिए, भारतीय संविधान में सब कुछ सिस्टमाइज करने के लिए हमारा संविधान है, भारत देश को चलाने के लिए। और संविधान में जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो हमारी पार्लियामेंट वगैरह इन सारी जगह से पास अपने जो है कि जितने भी बिल्स होते हैं वो पास होके कानून बनते हैं, फिर अपने लिए आते हैं। तो जब लगातार इतना ज़्यादा चेंज, बदलाव, कभी ई कॉमर्स आ गया, कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग आ गई, डायरेक्ट सेलिंग आ गई, ठीक है, कभी आज के डेट पे एग्रीगेटर्स आ गए, अभी आजकल एक नया इजाद हो गया कि पे लेटर करके एक सर्विस आ गई। तो हम लोग ग्रो करते जा रहे हैं और नए नए तरीके के मॉडल्स लेके आते जा रहे हैं। तो उन नए नए मॉडल्स के ऊपर पब्लिक की सिक्योरिटी कैसे की जाए, तो उस लेवल पे गवर्नमेंट का ध्यान गया और गवर्नमेंट ने क्या किया कि कंज्यूमर के सेफ्टी करने के लिए, कि ऐसा ना हो कि कंज्यूमर को कोई बेवकूफ़ मूर्ख बना के चला जाए और उसके बाद में हमारे पास उससे निपटने के लिए कोई लीगल मशीनरी नहीं है। तो क्या हो रहा था कि स्कैम्स के बाद पुलिस कंप्लेंट्स बहुत ढेर सारी, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की कमी, क्योंकि अच्छा लॉ नहीं है। अच्छा लॉ इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं अच्छा ये वाले तरीके भी हो सकते हैं मार्केटिंग के, ठीक है। तो एक 2016 में एडवाइजरी बनाई गई, गाइडलाइंस जारी हुई, फिर उसके बाद में सॉल्यूशंस लेके आए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जो आपका पुराना गन है ना, जो पुराना वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको बदल दो। तो 1986 वाला एक्ट जो था वो बदला गया, 2019 में नया एक्ट लेके आए। उसमें आज की डेट पे तमाम नए नए बिजनेस मॉडल्स को हमने इंट्रोड्यूस किया। तो उसमें वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसको एक तरीके से बोला जाए कि वहाँ पे बर्थ हुआ, एक नई नई एग्जिस्टेंस क्रिएट हो गई। फिर उसके बाद में उन्होंने गाइडलाइंस बनाई थी, गाइडलाइंस के ऊपर पब्लिक के कमेंट्स गए, पब्लिक के कमेंट्स जाने के बाद में अभी आज हम लोग एज ऑन डेट इस पोजीशन पे हैं कि पिछले साल 28 दिसंबर 2021 को नई नई गाइडलाइंस आ गई। तो जो पुरानी गाइडलाइंस के ऊपर मैंने एक वीडियो जो पब्लिक कमेंट के लिए ओपन थी, आप उस वीडियो को देखोगे और ये वीडियो जो है इसमें मैं आपको दोनों में कंपैरिजन भी बताता चलूँगा और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, अगर आप कंपनी चला रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, अगर आप एक डायरेक्ट सेलर हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, अगर आप कहीं किसी सरकारी जगह पे नौकरी करते हो और आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आप वैसे काम कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक रियल एस्टेट कंपनी हो और आप चाहते हो अपने प्रोडक्ट को मल्टी लेवल मार्केटिंग में लेके आना है, तो आप ला सकते हो या नहीं ला सकते हो। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं सर। जैसा कि मैंने आपको बताया, 28 दिसंबर 2021 को ये लॉ आ गया। तो सवाल उठता है कि किस किस चीज़ के ऊपर ये लॉ अप्लीकेबल होता है। तो इन्होंने लिखा कि ये जो है सारे गुड्स और सारी सर्विसेज के ऊपर अप्लीकेबल है। तो सर ये गुड्स की डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी? गुड्स की डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी? गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है आपके इसी वाले कानून में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में। इन्होंने बोला एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और फूड आइटम्स। तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है और फूड आइटम्स हैं, फूड आइटम्स कहाँ डिफाइंड है? फूड आइटम्स फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में डिफाइंड है। और मूवेबल प्रॉपर्टी, तो सवाल उठता है कि क्या जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं जो प्रॉपर्टी में डील कर रही हैं, क्या वो एमएलएम में लेके आ सकती हैं? बिल्कुल नहीं आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने आगे आपको बताया है कि अगर आप इस तरीके का सेलिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो हम आपके ऊपर अप्लाई करते हैं, और जब हम आपके ऊपर अप्लाई करते हैं तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जो आप गुड्स सेल कर रहे हो वो इस तरीके के मॉडल से आप सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जितनी भी रियल एस्टेट कंपनीज जिनमें एमएलएम मॉडल यूज हो रहा है, वो 28 दिसंबर 2021 के बाद से डिक्लेयर्ड हो गया कि वो इनवैलिड है, इलीगल है। अगर आप उसमें इन्वॉल्व हैं तो आपको अब अपना रिस्क लेके कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि रियल एस्टेट में आप एमएलएम बिल्कुल नहीं लगा सकते। फिर उन्होंने बोला जितने भी मॉडल्स होंगे, डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी मॉडल हो, सर क्या बाइनरी प्लान? हाँ, बाइनरी भी है, जनरेशन भी है, 2:1, 3:1, जितने आपके ढेर सारे प्लान्स होते हैं उन सब के ऊपर। अच्छा,
अच्छा सर, क्या जो एंटिटीज बाहर की हैं क्या उनके ऊपर भी हमारा कानून अप्लाई होगा? जैसे फॉरएवर हो गई, मोरिंगो हो गई, जो विदेशी कंपनीज हैं क्या उनके ऊपर हमारा कानून अप्लाई होगा? सर बिल्कुल, कोई भी ऐसी एंटिटी, ठीक है, इन्होंने बोला कि ऐसी कोई भी एंटिटी जो भारत के अंदर धंधा कर रही है, जो भारत के अंदर अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रही है कंज्यूमर्स को, अच्छा सेलिंग चाहे ना हो इससे मतलब नहीं है, अगर कंज्यूमर इंडिया में है तो फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सेल किया और वी आर रेडी इन इंडिया, तो हम कंज्यूमर हो गए और हम इंडियन कंज्यूमर हैं, तो उस कंपनी के ऊपर ये वाला कानून अप्लाई हो जाता है। अच्छा, फिर इन्होंने लास्ट में बोल दिया ऑल द फॉर्म्स ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ऐसा कोई भी आप काम करोगे जो कि फेयर नहीं, अनफेयर है, जो एथिकल नहीं, अनएथिकल है, उसके ऊपर भी हमारा ये कानून अप्लाई हो जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए, बिजनेस मॉडल जो वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस मॉडल है उनके ऊपर तो हम अप्लाई कर ही रहे हैं, साथ में अगर आप इसके दायरे में, इसके एम्बिट में आने वाले कोई दूसरे बिजनेस मॉडल तैयार करते हो तो हमने उनको भी यहाँ पे कवर अप करके रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा सर, आप मेरे को ये बताइए कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनका क्या होगा? क्या उनको इस वाले कानून में लेके आएंगे या ये बोला जाएगा नहीं आप अपना धंधा वैसे चलाते रहो, आगे नई वाली कंपनीज के ऊपर लगेगा? तो नहीं सर, ऐसा है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, जाहिर सी बात है हमने उनको हम छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन उनसे हम इंस्टेंटली 28 दिसंबर से कह भी नहीं सकते कि नहीं आपको ये वाली गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। तो उनको बोला गया कि आपको 90 दिन का टाइम दिया गया है। तो इसका मतलब 28 दिसंबर से 28 जनवरी, 28 जनवरी से 28 फरवरी और 28 फरवरी से बेसिकली 1-2 दिन कम हो जाएंगे, क्योंकि 31 दिन और 30 दिन का महीना होता है। तो 90 दिन का टाइम दिया गया है, ना कि 3 महीने का टाइम दिया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि 3 महीने में हो सकता है कि आपके 90 दिन से ज्यादा हो, लेकिन 90 दिन में 90 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो 90 दिन के अंदर अपने को पुरानी कंपनीज को ये वाला जो लॉ है बेसिकली ये कंप्लाई करना है। अच्छा, जो हमने ऊपर बात कही उस बात को अगर हम इग्नोर कर दें तो जो ऐसी एंटिटी जो कि इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, जो कि इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वो कंज्यूमर्स को इंडिया के अंदर ऑफर कर रही है, उसी बात को वापस से रिप्लाई किया, वापस इन्होंने रिपीट किया हुआ है कि अगर कोई ऐसी कंपनी जो विदेशी कंपनी है और भारत में कंज्यूमर्स को माल बेच रही है तो उसके ऊपर भी हम अप्लाई करेंगे। बहुत साफ क्लैरिफिकेशन दी हुई है सेक्शन नंबर 2 में। नाउ अब हम इसके रूल नंबर 2 में, अब हम रूल नंबर 3 में आते हैं। तो रूल नंबर 3 में इन्होंने कुछ एक डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो डेफिनेशंस हम आपको बताते हैं। कूलिंग पीरियड, वही 90 दिन का टाइम जो मैंने आपको बताया, अगर 90 दिन के अंदर आप नहीं इनको कंप्लाई करोगे तब क्या करेंगे? तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ने के ऊपर आपको पेनल्टीज लगती हैं वो पेनल्टीज लगेंगी। हम आपको इस वीडियो में एंड तक पहुंचते पहुंचते सारी पेनल्टीज भी बताएंगे कि कौन कौन सी पेनल्टीज कब कब लगती हैं। ठीक है। डायरेक्ट सेलर का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सर डायरेक्ट सेलर के लेके, क्योंकि हर एक कंपनी को आज की डेट पे अपना सॉफ्टवेयर उस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा जैसी गाइडलाइंस इंप्लाई करवा रही हैं, अदरवाइज आपकी पेपर कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप सर्वाइवल ही नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट सेलर का मतलब साफ लिखा है, पर्सन जो कि ऑथराइज्ड होगा। किसके द्वारा ऑथराइज्ड होगा? डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के द्वारा ऑथराइज्ड होगा। आपकी कंपनी ने आपको ऑथराइजेशन देना चाहिए। किसके माध्यम से? सर एक इनफोर्सेबल रिटर्न एग्रीमेंट। मतलब क्या हुआ कि एक रिटर्न एग्रीमेंट, क्या है डिजिटल रिटर्न हो सकता है? बिल्कुल रिटर्न होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। डिजिटल या फिजिकल ऐसा लॉ साइलेंट है, बट ऑब्वियसली डिजिटल भी हो सकता है। लेकिन ये जो आपका अग्रीमेंट होगा ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे होगा, ना कि प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस पे। ठीक है। अभी क्या है कि हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी और जो आपका डायरेक्ट सेलर है वो बराबर है। आपका इंट्रोड्यूसर कोई और हो सकता है, लेकिन आप और आपकी कंपनी के बीच में अग्रीमेंट होगा, आपकी कंपनी के एजेंट के बीच में नहीं होगा एक अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट का जो फॉर्मेट है वो आपको चेंज करने पड़ेंगे एग्जिस्टिंग कंपनीज को, और नई कंपनी को एक स्पेशली स्किल चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरीज के पास जाके अपना प्रॉपर इसको काम कराना पड़ेगा कि साहब हमारा जो अग्रीमेंट है वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी क्या हो सकती है? कोई भी ऐसी एंटिटी जो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अपना माल बेच रही होगी, हम उसको डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी बोलते हैं। लेकिन वो क्या नहीं चलानी चाहिए? साफ बोला है कि वो पिरामिड स्कीम नहीं चलानी चाहिए। ठीक है, मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं चलानी चाहिए। अब बहुत से लोगों के अंदर यहाँ पे कंफ्यूजन है, पिरामिड स्कीम का मतलब वो बाइनरी नहीं चला सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है। या बहुत से लोग बोलते हैं कि इस तरीके का एक नेटवर्क जो मैंने आपको बना के दिखाया, इस तरीके का नेटवर्क नहीं दिखा सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। पिरामिड स्कीम का मतलब क्या हो गया
कोई भी ऐसी स्कीम, अभी मैं आपको आगे पिरामिड स्कीम के बारे में बताऊंगा, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स के बारे में बताऊंगा कि हम इनको क्या बोलते हैं। हालांकि पिरामिड स्कीम का मतलब ऐसी स्कीम जहां पे आप लोगों को लेके आ रहे हो और लेके आने पे पैसे लगते हो, ठीक है। मतलब वो सामने वाले पैसे को जो पीछे का पर्सन है जो आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है, ठीक है ना, उसको इंट्रोड्यूस करवाने पे पैसे लग रहे हो, ठीक है। तो ऐसी स्कीम्स को हम लोग पिरामिड या मनी सर्कुलेशन स्कीम बोलते हैं, राइट। अभी मनी सर्कुलेशन स्कीम की यहाँ पे डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? मनी सर्कुलेशन स्कीम की डेफिनेशन दी हुई है मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 में। तो ये बोल रहे हैं कि जहाँ पे आपको प्रॉमिस टू पे हो ऑन द इवेंट ऑफ कंटिजेंसी, मतलब होगा या नहीं होगा, एक सट्टेबाजी वाला काम हो रहा है, या फिर हम पैसे दे रहे हो एनरोलमेंट, ज्यादा से ज्यादा आदमी को जोड़ो आपको पैसा मिलेगा। एक आप अपने नीचे 2 आदमी जोड़ो आपको पैसा मिलेगा। जोड़ने पे कोई पैसा नहीं, ज्वाइनिंग की फीस 0, मेरे को ज्वाइनिंग फीस नहीं चाहिए, किसी को जोड़ने पे कोई पैसा नहीं चाहिए। जिसको जोड़ा जब वो धंधा करेगा ना तब उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा तो लीगल, लेकिन जोड़ते जोड़ते तो मनी सर्कुलेशन स्कीम पिरामिड स्कीम है, एकदम इलीगल है, वो नहीं अलाउड है, ठीक है। मिस सेलिंग का मतलब क्या होता है? सर हम लोग देख रहे हैं ओवर वैल्यू करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि आप ये प्रोडक्ट ले लो पतले हो जाओगे, ये प्रोडक्ट ले लो लंबे हो जाओगे, आपके बाल काले हो जाएंगे, ठीक है, आपकी शारीरिक क्षमताएं बढ़ जाएंगी, तमाम चीजें। तो मिस सेलिंग का मतलब आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को मिसलीड करके नहीं बेच सकते हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन को मिसलीड नहीं कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट के फैक्ट्स को छिपा नहीं सकते हो। जो सारी चीजें हैं वही चीजें आपको दिखानी है, जो प्रोडक्ट नहीं है वो चीज नहीं। मतलब आप अपने प्रोडक्ट को कुछ और दिखा के अपीयर टू बी समथिंग इट इज नॉट, जो ये नहीं है आप उसको ऐसा बता रहे हो। जैसे फेयर एंड लवली का ऐड आता है, आप उसको लगा के गोरे हो जाओगे। तो अगर आप इस तरीके की क्रीम्स को कोई भी तरीके की क्रीम्स को अगर आप बोलो कि इस क्रीम को लगा के आप गोरे हो जाओगे, ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली होना चाहिए, तभी आप उस चीज को कर पाओगे डायरेक्ट सेलिंग में, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो जो चीजें आपके प्रोडक्ट में केपेबल ऑफ डिलीवरी है वही चीज आपको बतानी है, अदरवाइज नहीं बतानी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट का मतलब ऑफर और प्रपोजल मेड बाय अ डायरेक्ट सेलर, किसके लिए? टू ज्वाइन। इसका मतलब क्या सर किसी कंपनी को ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए मैं यूजर हूं, आप मेरे पास आए, आप बोले कि सर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता हूं, मेरे को सिर्फ परचेज करना है, तो क्या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डायरेक्टली बेचेगी भी? हाँ, आप भी बेचोगे डायरेक्टली, आपकी कंपनी भी डायरेक्टली बेचेगी, ठीक है। तो अगर आप मेरे पास इस इंटेंशन से आते हो कि आपको मुझे ज्वाइन कराना है, तो फिर मैं प्रोस्पेक्ट हूंगा। अगर इस इंटेंशन से नहीं आते हो कि नहीं आप सिर्फ माल बेचने आ रहे हो, देन आई एम नॉट प्रोस्पेक्ट फॉर यू, मैं आपके लिए प्रोस्पेक्ट नहीं हूंगा। तो कंज्यूमर ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कैन बी एंड कैन नॉट बी डायरेक्ट सेलर। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने अपनी आईडीज लगाई, आईडीज लगाने के बाद में हम प्रोडक्ट परचेज करने लग गए, प्रोडक्ट परचेज करने पे हमको क्या होता है, पैसा मिलने लगता है, कमीशन आने लगता है, ठीक है, कैशबैक आने लगता है। तो बहुत से तमाम ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी में हैं, उनके दुश्मन होते हैं, उसके बाद में फिर उनको लीगल नोटिस आ जाता है उनके डिपार्टमेंट से कि साहब आप डायरेक्ट सेलिंग, आप एमबीए कर रहे हो, आप फॉरएवर कर रहे हो, तमाम चीजें कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अ यूजर कैन यूज एनीथिंग, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। अगर वो एक कोई कंपनी माल बेच रही है देन वी कैन परचेज द थिंग्स। सवाल ये है कि क्या मैं उनके लिए धंधा कर रहा हूँ या नहीं। अभी आपको आगे समझ में आएगा कि हम डायरेक्ट सेलर अगर बनते हैं तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, और वो सारी चीजें डिसाइड करेंगे कि वेदर आई एम अ डायरेक्ट सेलर और नॉट, क्या मैं कंज्यूमर हूँ, राइट। पिरामिड स्कीम मैंने आपको बताया एक मल्टी लेयर्ड स्कीम जहां पे आपको पैसे मिलते हैं एनरोलिंग 1 और मोर सब्सक्राइबर्स इन ऑर्डर टू रिसीव अ बेनिफिट। मतलब आप किसी को ऐड कर रहे हो इस मंशा के साथ में कि जैसे ही उसको ऐड करोगे तो आपको 50 रुपए आ जाएगा, 100 रुपए आ जाएगा, तो उस वाली स्कीम को हम लोग पिरामिड स्कीम बोलते हैं। अच्छा जी, सेलिएबल। सेलिएबल का मतलब अनयूज्ड, अनमार्केटेबल, सॉरी अनयूज्ड एंड मार्केटेबल, ठीक है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया है और वो मार्केटेबल है। क्या यूज्ड प्रोडक्ट सेलिएबल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, उन्होंने बोला कि विच आर नॉट सीजनल, डिसकंटिन्यूड और यूज्ड फॉर स्पेशल प्रमोशन। मतलब अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है स्पेशली फॉर दिस, तो वो हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते हैं थ्रू डायरेक्ट सेलिंग। हम कोई भी ऐसा धंधा नहीं कर सकते हैं, जैसे हमने छाते की बात कर ली, तो छाता जो है वो सीजनल है, ठीक है, तो हम छाते जैसा प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं लेके आ, सीजनल प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आ सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव पर्सनल डेटा, क्योंकि आपके जितने भी डायरेक्ट सेलर्स होंगे
उन सबका सर्टेन डेटा आपके पास में रहेगा। तो सेक्शन 43A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का है, जहाँ पे डिफाइन किया गया है कि सेंसिटिव पर्सनल डेटा क्या होता है। आपके पास लोगों के पासवर्ड्स होंगे। अब होता क्या है कि यूजुअली कोई आदमी आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, उसने अपना पासवर्ड बनाया। एक आदमी एक चीज का बहुत से, हाँ, हम आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि पासवर्ड बहुत ढेर सारे ना बनाए। तो ये हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पे किसी ने जो पासवर्ड बनाया वही पासवर्ड उसकी इंटरनेट बैंकिंग का भी है। अब अगर आप उसका पासवर्ड किसी को शेयर कर दोगे तो उसके लिए तो प्रॉब्लम हो गई ना, उसने कहीं से किसी की यूजर आईडी निकाली और पासवर्ड डाल दिया, दिक्कत हो गया। आपके पास में उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन होगी, उसने आपको अपना बैंक अकाउंट, ये तमाम चीज़ें दे रखी हैं। उसकी अगर कोई हेल्थ सिचुएशन है, कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, कुछ आपके पास मेडिकल हिस्ट्री है, तमाम रिकॉर्ड्स हैं उसके। अगर मान लीजिए आपने उसके डिवाइस पे उसने बायोमेट्रिक लॉस लगा रखा है तो आपके पास उसकी बायोमेट्रिक डिटेल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में जो हैं, आपको इनको बड़ा संभाल के रखना है। और अगर आप इनको संभाल के नहीं रखते हो ना, तो फिर आईटी एक्ट में आपके ऊपर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अभी आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा एक लेवी है, कितनी बड़ी पेनल्टी है, कितना बड़ा कंपनसेशन है अगर आपकी कंपनी के पास से ये डेटा लूज होता है और लूज होने के बाद में उसका मिसयूज होता है। तो आपकी जो कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिनसे आप अपनी एमएलएम कंपनी का सॉफ्टवेयर ले रहे हो, आप उनसे अग्रीमेंट करो बाकायदा कि साहब मेरा डेटा जो है वो कौन से सर्वर पे जाएगा। क्या वो शेयर्ड सर्वर होगा, क्या वो हमारा डेडिकेटेड सर्वर होगा, क्या वो इंडिया में सर्वर्स हैं या नहीं हैं। तो अब आपकी बहुत लायबिलिटी बढ़ चुकी है। अभी तक आपके ऊपर कोई इस तरीके की लायबिलिटी नहीं थी, अभी रिटर्न लायबिलिटी है। अभी आपको पता चलेगी, कंपनसेशन है बेसिकली। अगर किसी को जितना नुकसान हुआ, कोई ये यहाँ पे लॉ ने अमाउंट नहीं फिक्स किया, बोला है कि कंपनसेशन जाएगा जितना जिसको लॉस हुआ उतने रुपए का। तो अगर किसी के साथ कोई बहुत हैवी लॉस होता है, सपोज करो आपकी इन्फॉर्मेशन देने की वजह से किसी की डेथ हो गई और वो आदमी 20 लाख रुपए महीना कमा रहा था, तो आपके ऊपर 20 लाख रुपए महीने के हिसाब से कोई वैल्यूअर आके असेसमेंट निकालेगा और करोड़ों रुपए की आपकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी है, आप उनके साथ प्रॉपर रिटर्न अग्रीमेंट करो कि आपका डेटाबेस वो आगे पास ऑन नहीं करेंगे। क्योंकि डेटा जो आपके डेटाबेस में जो डेटा पड़ा हुआ है, वो डेटाबेस का एक्सेस उनके पास में, उनके पास डेटा का एक्सेस है, फिर वो आगे मूव ऑन करेंगे तो लायबिलिटी आपकी होगी अगर कहीं से भी आपका रिलेशन निकल के आता है। यहाँ पे टाइम देने का पर्पज यही था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट सर। अभी क्या है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कहाँ पे, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे एक रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। अच्छा, हर एक रजिस्टर्ड ऑफिस पे जो भी आप अपने ब्रांचेस वगैरह बनाओगे, वहां पे हर जगह आपको बेसिकली लॉ में लिखा हुआ है कि आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे करने हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जितने भी ब्रांच ऑफिसेज हों, हर ऑफिस पे आप अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करो। आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, आपका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए। अच्छा, क्या जीएसटी कंपलसरी है? बिल्कुल सर, आपके लिए एमएलएम कंपनी के लिए जीएसटी कंपलसरी है। आपके जीएसटी के रिटर्न्स होने चाहिए, आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए, बैलेंस शीट होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज अभी तक मेंटेन नहीं करते हैं, रजिस्टर ऑफ डायरेक्ट सेलर। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर ऑफ डायरेक्ट सेलर भी होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा रजिस्टर जिसमें आपके सारे डायरेक्ट सेलर्स के नाम लिखे होंगे, उनके सर्टेन आप बेसिक इंफॉर्मेशन लिख सकते हो कि क्या उनका डायरेक्ट सेलिंग नंबर है। ठीक है, आपके वहाँ पे उसका पैन नंबर वगैरह तमाम इंफॉर्मेशन आप बना सकते हो एक अच्छा सा रजिस्टर। उसका फॉर्मेट अगर आप बोलोगे तो हम आपको एक फॉर्मेट भी प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप बाहरी प्रोडक्ट्स बेचते हो तो आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए। अगर आपके थ्रू अगर आप कोई फूड आइटम्स में बेच रहे हो तो आपके पास में फसाई का लाइसेंस होना चाहिए। अब मैंने पॉइंट नंबर के जो है वो रेड लाइट किया हुआ है। रीजन कि हम देख रहे हैं कि तमाम एमएलएम कंपनीज क्या कर रही हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बना रही हैं, फूड सप्लीमेंट्स बना रही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि फूड सप्लीमेंट और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ये दोनों जमीन आसमान का अंतर है। इन एनी केस अगर आपके प्रोडक्ट में वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और आप उसको फूड सप्लीमेंट करके बेच रहे हो तो ये आप गुमराह कर रहे हो, फिर आप प्रोडक्ट को मिसलीड कर रहे हो। तो एक तो मिसलीड वाला प्रोविजन आपको खा गया, फिर ये रूल नंबर 4 आपको खा गया, तो आपने दो गुनाह कर दिए। तो इन एनी केस अगर आप इस तरीके के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में भी जा रहे हो तो आपके पास में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किस चीज का, आप अगर दवाई बेच रहे हो, ठीक है, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे सिद्धा हो, चाहे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथिक हो, साफ लिख दिया है। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क, ये यहाँ पे 1 मिनट के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आगे हम लोग अभी रूल्स में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों कंपलसरी में डाल दिया है।
ऐसी कोई एमएलएम कंपनी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई एमएलएम कंपनी नहीं होगी जिसके पास में उसका ट्रेडमार्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि ट्रेडमार्क होना कंपलसरी है। अच्छा, क्या एमएलएम कंपनी जैसे स्टार्ट कर लेते हैं लोग, बोलते हैं नहीं साहब हम पार्टनरशिप फॉर्म खोलेंगे, हमारे लिए ज़्यादा आसान है। तो आप चाहे जो करो, आपको 3 तरीके की एंटिटीज ही एमएलएम कंपनी स्टार्ट कर सकती हैं, चौथी एंटिटी एमएलएम कंपनी नहीं बना सकती। पहली, आप कंपनी बना सकते हो, ये चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, सिर्फ कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि कंपनी में एक और चीज होती है लिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो हम उसके लिए भी आपके वीडियो बनाएंगे। और पार्टनरशिप फर्म बेसिकली नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म जैसे ही आप पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्रिएट करते हो ना, आपकी फर्म एग्जिस्टेंस में आ जाती है, उसके ब्याह पे आप पैन ले सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके ब्याह पे आप अपनी एमएलएम कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। एमएलएम कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए पार्टनरशिप एक्ट में, और इसका रजिस्ट्रेशन रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज एंड फर्म्स के यहाँ होता है, वहाँ पे आप जाके इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। या फिर आपकी एलएलपी होनी चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। तो आप यही 3 एंटिटीज ही अलाउड है एमएलएम बिजनेस करने के लिए, अदरवाइज आपकी एंटिटी एमएलएम का धंधा नहीं कर सकती है। अच्छा, अगर कोई विदेशी कंपनी है तो विदेशी कंपनी को अपना एक ऑफिस इंडिया के अंदर खोलना कंपलसरी है, अदरवाइज कोई विदेशी कंपनी इंडिया के अंदर अपना एमएलएम का धंधा नहीं कर सकती है। तो क्या हम एमएलएम का अगर मान लेते हैं कोई कंपनी, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं फॉरएवर की, फॉरएवर कंपनी होती है और हम उससे बाहर से माल मंगवा रहे होते, तो हम वहां पे कंज्यूमर होते। ठीक है, और कंज्यूमर के ऊपर भी एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अप्लाई हो जाता। साथ में अगर मान लेते हैं वो यहाँ धंधा नहीं कर रही है, तो फिर वो हमको ये डायरेक्ट सेल मतलब हमको रीसेलर बनाने का अधिकार नहीं दे पाती, क्योंकि जैसे ही उनको अपने नीचे डायरेक्ट सेलर्स रखने हैं तो उनको यहाँ पे इंडिया में ऑफिस रखना कंपलसरी है। राइट, फिर आप एक डिक्लेरेशन दोगे अपनी तरफ से, एक आपको डिक्लेरेशन देनी है क्या, कि हम किसी भी तरीके की पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अब समझिए डिक्लेरेशन देंगे किसको, कहीं नहीं, अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि डिक्लेरेशन कहाँ पे देंगे। पहली चीज तो कंपनी बनाते टाइम पे तो जानी है। ठीक है, कंपनी बनाने के बाद में आपको डिक्लेरेशन और कहाँ पे देनी है, वो आपकी वेबसाइट पे देनी है, अभी आगे आपको पता चलेगा। राइट, मेंटेन अपडेटेड वेबसाइट। अब देखिए इन्होंने पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है आपकी वेबसाइट जो होगी वो हमेशा ऑल टाइम अपडेटेड वेबसाइट होगी, उसके ऊपर सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जो हमने ऊपर आपको बता रखे हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 में जो हमने आपको बताए थे वो कौन से, आपकी कंपनी का सर्टिफिकेट, एमओए, पैन, टेन, जीएसटी, ईपीएफ, ईएसआई, सारे डॉक्यूमेंट आपको अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोज करने हैं। अभी तक क्या होता था कि एमएलएम कंपनीज अपने डॉक्यूमेंट्स को हाइड करती थी, लेकिन डिस्क्लोज करने के साथ साथ क्या डिस्क्लोज करना है, ये अभी जस्ट अभी हमने ऊपर जो डिक्लेरेशन पढ़ी ना, ये वाली डिक्लेरेशन की हमारे पास कोई भी इस तरीके की स्कीम नहीं है जो पिरामिड स्कीम हो या मनी सर्कुलेशन स्कीम हो। साथ में और क्या आपको बताना है, नोडल ऑफिसर, ग्रेवियंस रिडर्सल ऑफिसर, और जो इसके प्रोडक्ट्स के मैनेजमेंट में, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जो भी आपके प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हो उनकी प्राइस, और वो आपके पास अगर कोई कंप्लेंट होती है तो आप उस कंप्लेंट को रिजॉल्व कैसे करोगे, तो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, ये भी आपको बताना है। इसका मतलब आपको अपनी वेबसाइट पे अपनी कंपनी से रिलेटेड सारी जानकारी, प्लस आपके नोडल ऑफिसर का नाम, अगर बाहर की कंपनी है तो इंडियन ऑफिसर का नाम जो भी यहाँ पे मेंटेन कर रहा होगा, साथ में कोई कंप्लेंट वाले बंदे का नाम जो आपकी ग्रीवियंसेस ले रहा होगा। ठीक है, और वो ग्रीवियंसेस को सॉल्व करने का सिस्टम कि क्या फ्लो है, किस तरीके से आप अपनी ग्रीवियंस को सॉल्व करोगे, तो ये सारी चीजें चाहिए। अच्छा जी, फिर क्या कह रहा है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कह रहा है ओन, होल्ड और लाइसेंसी ऑफ द ट्रेडमार्क। या तो आपके पास खुद का ट्रेडमार्क होगा, ठीक है, ओन कर रहे होगे, या फिर आप किसी दूसरे के ट्रेडमार्क के लाइसेंसी होगे, सर्विस मार्क के लाइसेंसी होगे। कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को आइडेंटिफाई करे कि नहीं साहब ये वाली सर्विसेज हमारी हैं, ये किसी और की नहीं है, हमारी सर्विसेज हैं। ठीक है, अब साथ में लिखा है बट शैल नॉट गिव कमीशन, बोनस, इंसेंटिव, ठीक है, ऑन सेल ऑफ गुड्स विच इट इज नॉट अ ओनर, होल्डर और लाइसेंसी। मैंने आपको बताया ना कि ट्रेडमार्क बहुत जरूरी है। अगर ट्रेडमार्क नहीं है, सर्विस मार्क नहीं है, या आप लाइसेंसी नहीं हो, तो नो डाउट आप एक नॉर्मल ट्रेड बिजनेस कर रहे हो, आपके माध्यम से तमाम आदमी आपके पास जुड़ रहे हैं, लेकिन क्या आप किसी डायरेक्ट सेलर को वो जो प्रोडक्ट
जिसके कि आप लाइसेंसी भी नहीं हो और ओनर भी नहीं हो ट्रेडमार्क के, क्या उसके ऊपर आप कोई कमीशन पास ऑन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। और अगर आप करते हो तो ये आप लॉ का उल्लंघन कर रहे हो और ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं कर सकती। तो मान के चलिए अगर अपने को कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्टार्ट करनी है तो हमारे पास प्रॉपर ट्रेडमार्क्स होने चाहिए। ट्रेडमार्क्स होने के साथ साथ इन केस में किसी ऑल्टरनेट पार्टी का, मान लीजिए हम अपनी एमएलएम कंपनी में हम चाहते हैं कि एचपी का लैपटॉप बेचेंगे, तो एचपी के पास से हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए कि हम उनका एचपी का एचपी का लैपटॉप हम अपने एमएलएम कंपनी में ला सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसी एमएलएम कंपनीज जो ढेर सारा आपके पास प्रोडक्ट की, आप ब्रिटानिया का बिस्कुट ले लो, ये आरसीएम वाली जैसी कंपनीज होती थी ना कि आप तमाम सारे प्रोडक्ट्स ले लोगे, तो जितना ज्यादा प्रोडक्ट उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट का लाइसेंसिंग होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि या तो आप अपने खुद के प्रोडक्ट सेल आउट करोगे, ठीक है, या फिर आप बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स में डील कर पाओगे। ढेर सारे प्रोडक्ट्स लेके आओगे तो ढेर सारी कंपनीज आपसे सब कोई आपसे टर्नओवर की रिक्वायरमेंट रखेगा, कितना किसका बेचोगे। तो शुरुआती दौर में क्या होता है, यूजली अगर कोई ऐसी कंपनी है जो आपके पास एक प्रॉस्पेक्टस लेके आ रही है और कह रही है उसमें 500 तरीके के आइटम है, तो साहब या तो 500 के ट्रेडमार्क आपके पास होंगे या फिर 500 का आप लाइसेंसी होगे, जो इम्पॉसिबल सी चीज है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले कि क्या वाकई में वो जेन्युइन कंपनी है या नहीं है। और अगर आप खुद कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको अपना बजट प्लान आउट करके स्टार्ट करना पड़ेगा कि आप कैसे अपनी कंपनी लीगल तौर पे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सर पेनाल्टीज नो डाउट बहुत हैवी हैं, राइट। उसके बाद में अगर आपको कोई स्पेशल लाइसेंसेस जरूरत है तो आप वो लाइसेंसेस जो है कि अपने पास में लेके आओगे। ठीक है, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे डालनी है साथ में वो इंफॉर्मेशन सर्टिफाइड होगी। किसके थ्रू? कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू सर्टिफाइड होगी। इसका मतलब ऐसे ही आप रैंडम इंफॉर्मेशन नहीं कि सारे पेपर्स आप डाल दो, जो भी पेपर्स होंगे आपके वो प्रॉपरली सर्टिफाइड बाई सीएस होंगे। तो कोई ऐसे ग्रुप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ में एंगेज हुई है जिनके साथ कंपनी सेक्रेटरीज जुड़े हुए हों, ठीक है, या कि ऐसे सीएस के साथ एंगेज हुई है जिनके साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट जुड़े हों, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीज इन दोनों की रिक्वायरमेंट आपके पास में है, एक से काम नहीं चलने वाला, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, हैव अ प्रायर रिटन अग्रीमेंट, प्रायर रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद इट्स डायरेक्ट सेलर। हम देखते हैं कि बहुत ढेर सारी कंपनीज होती हैं जो ऊपर से अपनी बोलते हैं ना, आप एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं इस कंपनी का कि एक बहुत बड़ी कंपनी है कैंग इन वाटर, उनका 1.5-2 लाख रुपए का मशीन है। वो बोलते हैं कि साहब आप हमारे यहाँ एक पहले आईडी ले लो, आपका कमीशन से आपका आईडी का पैसा फिल होता रहेगा, ठीक है। तो अगर आप रीसेलर बनना चाहते हो, अगर आप डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हो तो यू मस्ट बी अ यूजर। आप पहले उनके साथ एक प्रायर रिटर्न अग्रीमेंट करोगे तभी पॉसिबल है। मतलब ऐसी कंपनीज जो आपसे बोलती नहीं आप मेरे लिए काम करो और उसके बाद में आपके कमीशन से जो है कि आपका हिसाब किताब मेंटेन हो जाएगा, तो वो जब तक कि जिस दिन तक आपका प्रायर मतलब साफ साफ है अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट पहले होना चाहिए, अदरवाइज ये एक इलीगल प्रोसेस है, ये सही नहीं होना चाहिए, सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इंश्योर दैट ऑल द डायरेक्ट सेलर्स हैव वेरीफाइड आइडेंटिटीज एंड फिजिकल एड्रेसेस एंड इश्यूड आइडेंटिटी कार्ड्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बोलते हैं साहब आपकी आईडी लग गई, किससे? मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से। तो नहीं, आपके पास उसका प्रॉपर एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, प्रॉपर आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आपने उसको आईडी कार्ड्स इश्यू किए जाने चाहिए ताकि ये पता चलना चाहिए कि ये पर्टिकुलर जो डायरेक्ट सेलर है वो हमारा है और इसका सारा रिकॉर्ड्स हमारे पास में है। कल की डेट पे आपको अपना रजिस्टर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स बनाना है, वहां पे रिकॉर्ड्स काम आते हैं और आपके ऊपर जब भी कभी कोई जांच बैठती है तो ये वाले रूल को भी आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। और कल की डेट पे अगर ये डायरेक्ट सेलर मिसकम्युनिकेट करता है कंपनी के बारे में तो आप इसकी जिम्मेवारी तय कर पाओगे, राइट। और अगर डायरेक्ट सेलर के साथ आपने चीट किया तो आपकी जिम्मेवारी तय हो जाएगी, ओके। उसके बाद में क्रिएट एडिक्वेट सेफगार्ड्स कि भाई जो भी प्रोडक्ट्स हम ऑफर कर रहे हैं, वो जो भी प्रोडक्ट्स हम दे रहे हैं वो कंज्यूमर तक एकदम एज इट इज पहुंच रहे हैं, टेम्पर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये आपको एक सेफगार्ड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। बी लायबल फॉर ग्रीवियंस अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बाय इट्स डायरेक्ट सेलर। हर एक कंपनी मतलब आपको अपने डायरेक्ट सेलर्स को ट्रेनिंग्स की बहुत आवश्यकता है कि क्या आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है प्रोडक्ट बेचते टाइम पे, क्या कमिटमेंट करने हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलर ने गलत कमिटमेंट किए तो उसके साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है। अनलेस कि आप प्रूव करो कि नहीं है डायरेक्ट सेलर की गलती थी, तो क्या होगा कि आपको अपने डायरेक्ट सेलर के लिए ट्रेनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है कि अपने साथ एंगेज करके रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आपकी कंपनी की काफ़ी हैवी जिम्मेदारियां बन जाती हैं।
फिर पहुंचते हैं एवरी डायरेक्ट शेयरिंग कंपनी शैल प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन वेबसाइट, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, आपका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, ठीक है, जो भी आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ईमेल एड्रेसेस, फैक्स, लैंडलाइन, मोबाइल नंबर, कस्टमर केयर नंबर, ग्रीवियंस नंबर, ये सब आपको अपनी वेबसाइट पर दिखाने कंपलसरी हैं। अगर आप नहीं दिखाते हो तो अगेन ये एक बहुत बड़ा जो है कि आपकी लॉ की नॉन कंप्लायंस है, जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी कभी आपकी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि आपको अभी मैंने ऊपर बताया आपको एक रिडर्सल का मैकेनिज्म, कंप्लेन लॉस करने का मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब भी कभी आपकी वेबसाइट के ऊपर हम जाते हैं कंप्लेन का सेक्शन लेके, तो बाकायदा आपको एक कंप्लेन नंबर लगाना पड़ेगा। तो आपका जो आपकी जो है कि आईटी सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके, आप उनसे बोलिए कि साहब हमारी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीज़ों के अलावा आपको एक टिकट नंबर भी रेज कराना है। वो टिकट नंबर का एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए कि उस टिकट नंबर के अगेंस्ट किसकी क्वेरी आई और किस क्वेरी के ऊपर हमने क्या रिस्पॉन्स किया, ठीक है। अगर आप रैंडमली थैंक यू करके मैसेज दे रहे हो, उसको कोई टिकट नंबर नहीं दे रहे हो, तो ये अगेन एक लॉ का जो है कि उल्लंघन है, जो आपको आगे चल के पेन क्रिएट करेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन आपके जो भी प्रोडक्ट को रिटर्न करने के, आपके रिफंड की पॉलिसीज, एक्सचेंज की, वारंटी की, गारंटी कहाँ से मिलेगी, आपकी वेबसाइट पे पेमेंट मेथड्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, उन पेमेंट मेथड के लिए हम अपना कार्ड लगाने जा रहे हैं तो क्या वो हमारा आपका प्लेटफॉर्म सिक्योर्ड है या नहीं है, तो क्या चाहिए आपको, चाहिए आपके आईटी सर्विस प्रोवाइडर से कि भाई एसएसएल लगा लो, ठीक है, बेसिक लेवल की सिक्योरिटी है, बहुत ज़रूरी है, वो लगवाना चाहिए आपको, और नहीं लगवाएंगे तो उससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे बढ़ती चली जाएंगी। जब भी कभी आप किसी को बिलिंग करोगे तो टोटल प्राइस, ठीक है, सिंगल फिगर में अलॉन्ग विद ब्रेकअप, मतलब आप जो किसी से ये नहीं किसी को आप बोलो कि नहीं आपका प्रोडक्ट 500 रुपए का है, 2600 रुपए का है। जैसे एक कंपनी है, मैंने काफ़ी रिसर्च की, तमाम कंपनीज हैं, इंडस वीवो करके एक कंपनी थी, ठीक है, तो वो कह रहे थे कि आपकी आईडी फ्री है लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको वो 2600 का पड़ता है, तो इनडायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर आपकी 400 रुपए की आईडी की फीस लग गई ना। तो आपके पास ब्रेकअप होना चाहिए कि हम ये जो पैसे ले रहे हैं उसमें प्रोडक्ट का कितना पैसा है, अगर आप कोई चार्जेस दे रहे हो पोस्टेज के, कोई हैंडलिंग चार्जेस हैं, कोई कन्वेंस चार्जेस हैं, एप्लीकेबल टैक्सेस हैं, तो आप कोई रैंडम अमाउंट बता के उसकी बुकिंग नहीं कर सकते हो, आप प्रॉपर डिटेलिंग करके बताओगे, अदरवाइज ये गलत तरीका है, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन एट द प्री परचेज स्टेज, ठीक है, और साफ साफ लिखा है टू इनेबल द परचेज डिसीजन। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आदमी, आप एज अ डायरेक्ट सेलर किसी को जाके प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो, तो आप अपने उस प्रोडक्ट के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन दो, मिसलीड करने वाली, मिससेल करने वाली इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, ताकि वो अपना जो डिसीजन है वो बायस्ड होके ना बनाए, वो अपना डिसीजन एकदम क्लियर स्टेट में बनाए, ठीक है। आप उसको किसी तरीके से गुमराह ना करो, एकदम रियल पोजीशन बता के आप अपना काम करोगे तभी सही है। तो क्या क्या बताना रहेगा, जैसे नेम ऑफ द परचेजिंग सेलर, आपको उसका जो ऑर्डर फॉर्म दोगे उस पर लिखा रहेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, ठीक है, क्वालिटी क्या है, एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम क्या है, वारंटी टर्म्स क्या है, वारंटी कहाँ से मिलेगी, अगर कोई एक्सचेंज है, रिप्लेसमेंट है, ये सारी चीज़ें, जिससे प्रोडक्ट के बारे में वो समझ पाए कि साहब लेना है या नहीं लेना है, करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर ये जो नो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल अडॉप्ट एनी अनफेयर ट्रेड ऑफ प्रैक्टिस, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, राइट। फिर हम पहुंचते हैं ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल कंप्लाई विद द डिक्लेरेशंस टू बी मेड अंडर द एलएमए एक्ट। अब क्या है कि अगर जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है वो कहता है कि साहब आप किसी भी प्रोडक्ट्स को जिस सिचुएशन में लाए हो विदाउट टेम्परिंग बेचोगे, आप इस तरीके की डिक्लेरेशंस फाइल करते हो, अगर आप ऐसा कोई भी उल्लंघन करते हो तो आपके पास में क्या होता है 25,000 रुपीज से लेके आपकी 50,000 रुपए तक की पेनल्टी है उस जगह पे जाके। तो मान के चलिए जैसे कोई आपने क्या किया कि एक सेल लिया, ठीक है, अब भले ही आपने एक एवरेडी के साथ में, एवरेडी का एक एग्जांपल लेते हैं, एक एवरेडी का एक प्रोडक्ट है, उनसे आपने लाइसेंसी ली, आप लाइसेंसी बन गया उनके ट्रेडमार्क, मतलब ट्रेडमार्क के, कि आप उनके प्रोडक्ट्स को अपने ये डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बेचोगे। लेकिन आपने क्या किया कि डायरेक्टली उनसे माल ना खरीद के कहीं भी लोकल मार्केट से जो एवरेडी ने क्या किया, एक स्कीम निकाली 5+2 की, मतलब 5 सेल खरीदो तो 2 सेल मुफ्त मिलेंगे। अब आप उनसे ना खरीद के आपने 7 सेल मार्केट से खरीदे और उनको डिसमेंटल करके अपने कस्टमर्स को आप बेचने लग गए। तो ये जो है ये लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का उल्लंघन है। इस तरीके की प्रैक्टिसेस अगर आप करोगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपके लिए। और
ये मैंने आपको पेनल्टीज वगैरह यहाँ पे बताई दी हैं, ठीक है। हर एक एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल, मतलब शैल का मतलब कंपलसरी है, स्टोर सेंसिटिव पर्सनल विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ इंडिया। आप अपने जो आपका वेबसाइट डेवलपर है, जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आप उनसे बात करोगे कि आप साहब जिनकी भी जो भी आपके सर्वर के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सर्वर कहाँ है, इंडिया में है, इंडिया से बाहर है। अगर इंडिया से बाहर है तो आप अपना डेटा उनके ऊपर नहीं रख सकते हो, और अगर आप रखते हो तो वो आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। जो सेक्शन 43A में पेनाल्टी है वो कह रहा है कंपनसेशन है, कोई अमाउंट नहीं डिक्लेयर किया, कंपनसेशन फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट डेटा। तो ये कोई भी अमाउंट हो सकती है, 50 करोड़ भी हो सकती है, 5 करोड़ भी हो सकती है, 50 रुपए भी हो सकती है। जैसा जिसका आपने नुकसान किया, आपके पास डेटा आया, आपने डेटा सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाई, तो जैसा आपने जिसको नुकसान किया उसके मुताबिक पेनाल्टी भरने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। अदरवाइज बहुत दिक्कत होने वाली है। फिर हम पहुंचते हैं एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल हैव हैविंग रिगार्ड टू द नंबर ऑफ ग्रीवियंसेस ऑर्डिनरी रिसीव बाय सच एंटिटी फ्रॉम पर्सन इन इंडिया establishes an adequate grievance redressal mechanism and appoint one or more grievance redressal officer for the redressal of the consumer's grievance and display the current and updated name, contact details including telephone number, email address and designation of such officer on website और along with the pamphlet। तो मतलब क्या हुआ कि अगर विदेश की कंपनी है तो भारत के अंदर आपकी कौन जो है कि कंप्लेंट्स सुन रहा है, आप उसका नाम, नंबर, पता सारा कुछ अपनी वेबसाइट पे बताओ, ठीक है। और अगर इंडियन कंपनी है तो रेगुलरली आपका जो भी ग्रीवियंस ऑफिसर है, मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, वो आपको बता के चलना है। अगर आप, और जो भी आपके पैम्पलेट्स होंगे ना, पैम्पलेट्स पे ग्रीवियंस का सेक्शन आपको अलग से मेंटेन करना है। तो जो आप भी अपना जो भी कैटलॉग या जो भी पैम्पलेट, जो भी लीफलेट्स आप अपने क्रिएट करवाओगे, तो उसमें आपको एक अलग से सेक्शन बनाना पड़ेगा ग्रीवियंस का, कि कोई कंप्लेंट कर रहा होगा। अब बार बार आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ग्रीवियंस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, आपको ये समझ में आएगा कि क्यों ग्रीवियंस के ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया गया है, थोड़ी देर में ही आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो भी ग्रीवियंस रिडेसल ऑफिसर होगा वो कह रहा है कि जब भी उसके पास ग्रीवियंस आएगी तो उसकी रिसीट जाएगी एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो मतलब जो टिकट नंबर जनरेट होगा ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक मेल जानी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट की मेल। और ये मेल कितनी जल्दी जानी चाहिए, कह रहा है विद इन 48 आवर्स ऑफ वर्किंग 48 वर्किंग आवर्स ऑफ रिसीट। वर्किंग आवर्स लिखने का मतलब, अगर आपकी कंपनी सैटरडे संडे काम नहीं कर रही है और किसी ने फ्राइडे को आपको कंप्लेंट किया, तो सैटरडे संडे आप काउंट नहीं करोगे, ठीक है। मंडे ट्यूसडे तक आप उसको भेज दोगे, राइट। तो वर्किंग एट 48 आवर्स के अंदर आपको उसको भेजना है। अच्छा, जो कंप्लेंट है वो कितने दिन के अंदर आप नॉर्मल सॉल्व करोगे, विद इन 1 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट, ना कि जिस दिन आपने उसको कंप्लेंट की एक्नॉलेजमेंट भेजी थी। तो जिस दिन उसने कंप्लेंट की थी उसके 1 महीने के अंदर आपको सॉल्व कर देना है। अब मान के चलिए साहब नहीं सॉल्व कर पाए, तब क्या करेंगे, तो आप एक्सटेंशन तो मांग सकते हो, लेकिन आपको टिल दैट डेट आपने क्या काम किया, जो भी रीजन है आपका, कॉज ऑफ डिले क्या है, रीजन ऑफ डिले क्या है, जो भी आपने एक्शंस लिए हैं वो सारा आपको कंप्लेनेंट को इन्फॉर्म करना कंपलसरी है, ठीक है। आप एक नोडल ऑफिसर अपने यहाँ बनाओगे जो आपकी कंप्लायंसेस को मेंटेन करवाएगा। क्यों नोडल ऑफिसर, क्यों, जिस तरीके से सेबी है, जैसे हर एक कंपनी जो भी बड़े, अभी क्या है, जितने भी बड़े लॉज हैं वो सब एक नोडल ऑफिसर बनवा लेते हैं। जैसे फूड सेफ्टी में आपने कोई फसाई में लाइसेंस लिया तो नोडल ऑफिसर की प्राइमरी जिम्मेदारी है। यहाँ पे भी एक नोडल ऑफिसर आपने अपॉइंट कर लिया, तो यहाँ पे आप अपने किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में एक अग्रीमेंट कर सकते हो कि साहब जो भी कंप्लायंस वगैरह के काम होंगे, क्योंकि नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी वही है, या आप उनको एंगेज करो, ठीक है। वो सारी कंप्लायंस आपकी मेंटेन करेंगे, क्योंकि कंप्लायंस इतना ज्यादा कंप्लायंस बर्डन है तो नॉन कंप्लायंस होने का डर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको वहाँ पे एक प्रोफेशनल की आवश्यकता बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक नोडल ऑफिसर आपका होगा जो जिम्मेवारी लेगा कि नहीं, अभी हम सारी आपकी कंप्लायंसेस मेंटेन करेंगे। एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट्स बाय कंज्यूमर्स थ्रू इट्स वेबसाइट। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए इस सारी चीज़ का। जो मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ डायरेक्ट सेल्स, मैंने ऊपर ही बता दिया। ऑन द रिक्वेस्ट इन राइटिंग मेड बाय द कंज्यूमर, मान लीजिए कि मैंने किसी से माल खरीदा था, मैंने अपनी आईडी नहीं लगाई थी एज अ डायरेक्ट सेलर, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मैंने जिससे माल खरीदा था वो कौन था। तो मैं अपनी कंपनी से, जो एक प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी है, उससे पूछ सकता हूं कि साहब क्या मेरे को ये बताइए कि उसका नाम क्या है। वो आप उसका नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह सारी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल जाएंगी जिससे मैंने ये खरीदा था।
एवरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शैल इंश्योर कि जो एडवर्टीजमेंट्स हैं फॉर मार्केटिंग ऑफ द गुड्स एंड आर कंसिस्टेंट विद द एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सीलेंट यूसेज कंडीशन ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो माल बेच रहे हो वो कुछ और है और आप जो बेच रहे हो वो कुछ और है। तो जो भी सारी चीजें हैं वो आप बता के रहोगे। इंपॉर्टेंट चीज, नो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाल्सली रिप्रेजेंट इटसेल्फ एज अ कंज्यूमर। आप ये नहीं बताओगे कि हम अपने आप में ही कंज्यूमर हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना जो डायरेक्ट सेलर, अरे सर मेरे पापा की तबीयत खुद ही खराब हो गई थी, मैंने ये प्रोडक्ट खाया और उसके बाद में एकदम मैं दौड़ने भागने लग गया। तो जो इस तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं ये पूरी तरीके से इलीगल स्टेटमेंट्स हैं। आपकी कोई भी एंटिटी या आपका कोई भी डायरेक्ट सेलर इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं देगा कि अनलेस कि उसने खुद इस्तेमाल किया हो। फाल्सली रिप्रेजेंट इटसेल्फ एज अ कंज्यूमर, मतलब अगर आप कंज्यूमर नहीं हो और अपने आप को बता रहे हो कि यस वी आर अ कंज्यूमर, तो आप वो गलत कर रहे हो। अगर आप पोस्ट रिव्यूज अबाउट इट्स प्रोडक्ट, आप विदाउट एनी यूज किसी को बता रहे हो कि नहीं मैंने ये खाया और मैं लंबा हो गया, मैंने ये खाया मेरे को खाज खुजली खत्म हो गई, ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है वो गलत है। मिस रिप्रेजेंट द क्वालिटी एंड फीचर्स ऑफ एनी ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। आप इस तरीके अपने जो प्रोडक्ट को उसकी क्वालिटीज को मिस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो ये सारी कम आपके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है। अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी विच एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली vouches for the authenticity of the goods or services sold or guarantees that such goods or services are authentic shall bear the liability of any action related to the authenticity of such goods and services। आपके प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी के माध्यम से अगर बेचे जा रहे हैं, ठीक है, और आप कुछ क्लेम कर रहे हो, उसके बाद में वो क्लेम वेरीफाई नहीं होता है, वो क्लेम स्टैंड नहीं करता है, तो इन दैट केस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। या तो आप ऑथेंटिसिटी दो नहीं, और अगर आप दे रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। ओके, फिर क्या है, आपको अपने डायरेक्ट सेलर्स की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको मॉनिटर करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हो, आप अपने यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग सेमिनार कराओ, आप मॉक कंडक्ट कराओ, आप एक रैंडम कंज्यूमर्स भेज दो, पता चल रहा है आपका डायरेक्ट सेलर किसी को तमाम गोल जुलूल बातें बता रहा है आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो कंपनी की जिम्मेदारी बन रही है। तो आपको अपने डायरेक्ट सेलर्स के लिए जिम्मेवार होना पड़ेगा, ठीक है। साथ में डायरेक्ट सेलर्स भी कंपनी के प्रोडक्ट कंपनी की वजह से जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो इसीलिए डायरेक्ट सेलर और कंपनी के बीच में जो अग्रीमेंट है वो दोनों के हित में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। मेंटेन अ रिकॉर्ड्स ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल डायरेक्ट सेलर हु हैव बीन डीलिस्टेड। आपको अगर कोई आदमी छोड़ के जा रहा है तो आपको अपने पास ये एक अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि साहब ये वाला डायरेक्ट सेलर टिल डेट यहाँ तक काम कर रहा था, उसके बाद चला गया। क्यों? क्योंकि अगर वो जाने के बाद में आप उससे आईडी कार्ड वापस नहीं लोगे अपना, आप एग्जिट फॉर्मेलिटी, हाँ बहुत अच्छा शब्द याद आया, एग्जिट फॉर्मेलिटी। जिस तरीके से हम किसी कंपनी में रिजाइन करते हैं तो रिजाइन करने के बाद में अपने को टाइम रहता है कि FNF करने का, ठीक है, फुल एंड फाइनल करने का, तो आपको एक अपनी एग्जिट पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे आप अपने डायरेक्ट सेलर्स जो आपको छोड़ के जा रहे हैं आप उनको प्रॉपर्टी डीलिस्ट कर पाओ और अपनी वेबसाइट के ऊपर उनको पब्लिकली शेयर कर पाओ कि नाउ दिस पर्सन इज नो मोर डायरेक्ट सेलर। अगर आप नहीं करते हो, छिपा के रखते हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका, ये दूसरा रीजन ये भी है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके पास में ये इसका जो है कि एग्जिट रेशियो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो क्या ऐसा तो नहीं वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के साथ में खिलवाड़ कर रही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है, तो एक ये वही सारी चीजें हो सकती हैं। अब मैंने आपसे बीच में कहा था कि सर मैं ग्रीवियंस बहुत कर रहा हूँ, तो क्यों जरूरी है? इन्होंने क्या है, ये बहुत ही मोस्ट ल्यूक्रेटिव इनिशिएटिव है जो इस स्कीम का है। अगर कोई कंपनी वाकई में कुछ बड़ा करना चाहती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो वो इसका बहुत अच्छा फायदा उठा सकती है। अभी तक आपने देखा होगा कि लॉ ने, गवर्नमेंट ने आपको सिर्फ आपसे कंप्लायंस करवाने की कोशिश की, लेकिन इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 17 जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहाँ पे गवर्नमेंट आपके साथ में लीगल पार्टनरशिप करने को तैयार है, वो आपके साथ में हाथ से हाथ मिलाने को तैयार है। क्या लिखा है? एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल बिकम अ पार्टनर इन द कन्वर्जेंस प्रोसेस ऑफ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? आखिर ये कन्वर्जेंस प्रोसेस क्या है? कन्वर्जेंस प्रोसेस का मतलब ये है कि साहब अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंज्यूमर फोरम में आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है, ठीक है,
तो हम उसके ऊपर हेयरिंग करने की बजाय पहले वो कंप्लेंट हम आपको बता देंगे, आप बैठ के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करो, आप समझो आपस में क्या दिक्कतें हैं। अगर आप समझ लेते हो तो हमारा भी टाइम नहीं खराब होगा, आपका भी टाइम नहीं खराब होगा, आप अपना काम करते रहो। मेरा जो पर्पज है वो सिर्फ कंज्यूमर के हित में प्रोटेक्ट करने का है, ना कि आपको प्रताड़ित करने का। तो ये जो एक लोगों के दिमाग में फोबिया आया कि नहीं साहब एमएलएम कंपनीज से गवर्नमेंट घृणा करती, तो देखिए साहब घृणा नहीं कर रही है, वो आपके साथ एक लीगल पार्टनरशिप कर रही है, राइट। ओके, ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। सबसे पहले तो आपका प्रायर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना ही चाहिए, आपको भी मैंने ऊपर बताया था। जब भी आप एट इंटीमेशन ऑफ सेल रिप्रेजेंट, आप ट्रूथफुली अपना आई कार्ड वगैरह सारी चीज़ें आप दिखाओगे, ये आपकी इंपॉर्टेंट हैं। जब आप ऑफर करोगे तो एक प्रॉपर ऑफर डॉक्यूमेंट आप उनको शो करोगे। जब आप ऑर्डर क्रिएट करोगे तो आप ऑर्डर फॉर्म क्रिएट करोगे, ठीक है। पॉइंट नंबर ई, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्टेन अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रजिस्ट्रेशन। आपके पास जो डायरेक्ट सेलर है उसके पास जीएसटी, उसको ऑब्टेन करना है, पैन लेना है। एप्लीकेबल ट्रेड रजिस्ट्रेशंस एंड लाइसेंसेस कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ अदर लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो डज द लिमिट अप्लाई। सवाल उठता है कि क्या लिखा हुआ है कि साहब जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए। हर एक डायरेक्ट सेलर को बोला गया कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो क्या जो 20 लाख रुपए या 40 लाख रुपए वाली लिमिट है वो अप्लाई होती है, नहीं होती है? तो साहब नहीं होती है। इसका मतलब अगर आप डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हो तो आपको अपना एक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर कुछ एक अलग तरीके के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज भी हो सकते हैं कि नहीं साहब 20 लाख 40 लाख रुपए की लिमिट अप्लाई होनी चाहिए। तो पहली चीज तो ये कि हेयर यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर टुवर्ड्स द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, तो 40 लाख वाली तो बात हटा दो, आप यहाँ पे एक तरीके 20 लाख के लिमिट में आते हो। फिर अगर आप आउट ऑफ द स्टेट काम कर रहे हो तो वहां पे 20 लाख की लिमिट भी नहीं लगती, जीरो लिमिट हो जाती। आप विद इन द स्टेट आपके लिमिट्स काम करती हैं, आउटसाइड द स्टेट आपको जो है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो एग्रीगेटर की जब हम बात करते हैं तो जितना भी एग्रीगेशन का मॉड्यूल है वहां पे लिमिट काम नहीं करती है। तो क्योंकि ये उसी पैटर्न से इस चीज को देख रहे हैं और इसको और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्होंने साफ कह दिया कि हर एक डायरेक्ट सेलर को जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, ठीक है। इंश्योर दैट द एक्चुअल प्रोडक्ट डिलीवर्ड। अच्छा, मान लीजिए आपने कंपनी में ऑर्डर कुछ और लगाया और कंपनी की तरफ से कंज्यूमर को प्रोडक्ट कुछ और मिल गया, तो क्या डायरेक्ट सेलर की जिम्मेदारी है? हाँ, डायरेक्ट सेलर की जिम्मेदारी जब तक की डिलीवरी नहीं हो पाती है तब तक की जिम्मेदारी है कि साहब आपको कंपलसरी है ये कि प्रोडक्ट जो भी डिलीवर हो रहा है आप वही डिलीवर करवा रहे हो या नहीं करवा पा रहे हो, ठीक है। इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द सेंसिटिव। अच्छा, जब आपके पास में ऑर्डर फॉर्म आया तो हो सकता है आपके पास में भी कुछ एक इन्फॉर्मेशन आई हुई हो, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, उस इन्फॉर्मेशन को सेफ एंड सिक्योर रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है, ठीक है जी। डायरेक्ट सेलर शैल नॉट विजिट कंज्यूमर्स प्रीमाइज विदाउट आइडेंटिटी कार्ड। आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना कंपलसरी है, आपके पास अपनी कंपनी का लिटरेचर होना कंपलसरी है, ठीक है, और ऑर्डर फॉर्म्स वगैरह भी आपके पास होने चाहिए, ओके। डायरेक्ट सेलिंग ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर। हर एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। तो उन्होंने बोला प्रोडक्ट लायबिलिटी, ठीक है। प्रोडक्ट दिक्कत हो रही है क्या कोई? बैटरी सेवर कितना टाइम हो गया? 50 मिनट 2:00 हाँ 50 मिनट 2:59 यहाँ पे आप देखिएगा कितना मिनट हुआ है। 50 मिनट 49 समथिंग। याद करिएगा इस चीज़ को, यहाँ पे कट लगेगा वो। हाँ जी, तो ड्यूटीज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज और डायरेक्ट सेलर्स हैं इनके ऊपर क्या क्या ड्यूटीज हैं, तो एक प्रोडक्ट लायबिलिटी का क्लॉज डाला गया। अच्छा जी, प्रोडक्ट लायबिलिटी का क्लॉज क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर एंड प्रोडक्ट सेलर ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कॉम्पनसेट फॉर एनी हार्म कॉज टू अ कंज्यूमर बाई सच डिफेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड और डेफिशिएंसी इन द सर्विस रिलेटेड हेयरटू। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने प्रोडक्ट में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो सामने से आ जाता है, ठीक है। तो अभी और क्या है जिससे लायबिलिटी अराइज होती है। मान लीजिए कि आपने किसी को तेजाब बेचा और उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है वो उस प्रोडक्ट का रैपर हटा दिया और किसी को पता ही नहीं है कि वो तेजाब है या पेट्रोल है, उसने खोला और वो जल गया, ठीक है। तो जो सर्विस है, सर्विस मीन्स एक्चुअल सर्विस, ताकि जो प्रोडक्ट अगर वो हार्मफुल है तो आप उसको बता के चलो,
ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो प्रोडक्ट लायबिलिटी अराइज होती है वो प्रोडक्ट के यूसेज के ऊपर पता चल रहा है। कोई आदमी दिन में 3 बार की जगह 6 बार खा ले रहा है तो उससे उसको नुकसान हो गया आपके प्रोडक्ट कंज्यूम करने से। आपने बोला कि ये जो प्रोडक्ट है ये ऑयली स्किन के ऊपर, मान के चलिए कोई साबुन नहीं लगता और आपने साबुन देने से पहले बताया ही नहीं कि वो ऑयली स्किन के ऊपर नहीं लगता, तो वो जिम्मेदारी आपकी है। तो कोई भी तरीके का जो हार्म होता है, डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी अदर देन इटसेल्फ, ठीक है, इंजरी, पर्सनल इंजरी, मेंटल लॉस ऑफ कंजोर्टियम ऑफ द सर्विसेज, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हार्म के अंदर आती हैं, ठीक है, और इनके लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है जिसको हम प्रोडक्ट लायबिलिटी की जिम्मेदारी मानते हैं। अच्छा, यहाँ पे बात आता है कि सर कंज्यूमर कौन है? जो डायरेक्ट सेलर है वो कंज्यूमर है, या जिसने माल खरीदा वो कंज्यूमर है, जिसने पैसे नहीं दिए वो कंज्यूमर है। कौन है साहब कंज्यूमर, कौन है? तो कंज्यूमर की डेफिनेशन समझने के लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 से हमने वहां से कॉपी किया आपके लिए कि जब आप प्रोडक्ट को बाय एनी गुड्स, किसके लिए? फॉर कंसिडरेशन। तो सर ये कंसिडरेशन, क्या कंसिडरेशन होना जरूरी है? क्या पैसा लिखा है? नहीं। मान के चलिए बार्टर सिस्टम है, एक्सचेंज सिस्टम है, आपने किसी के बदले कोई सामान दे दिया, साबुन के बदले टूथपेस्ट दे दिया, तो क्या कंसिडरेशन था? बिल्कुल कंसिडरेशन इन्वॉल्व था। जब आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज को लेते हो कंसिडरेशन के लिए एंड उसको यूज करते हो, एंड इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स अदर देन द पर्सन हु बाइज। मान लीजिए आपके पापा, अब अगर ये नहीं लिखा होता तो पता चल रहा पापा ने खरीदा और बच्चे ने यूज किया और बच्चे को दस्त आ गए, हम बोल रहे हैं बच्चा कंज्यूमर ही नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता, खरीदा जाए जिसने हो, ठीक है, अगर आपने उसकी परमिशन से इस्तेमाल किया है, जिसने खरीदा है, तो आप भी कंज्यूमर हो। लेकिन ये जो परचेज है, जो आपने परचेज किया था, वो आप कॉमर्शियल परचेज के लिए, कॉमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है, तब आपकी वो कंज्यूमर नहीं हो पाओगे। तो अगर आप रीसेल करने के लिए कोई चीज परचेज कर रहे हो तो क्या आप वहां पे कंज्यूमर होगे? वहां पे आप कंज्यूमर नहीं हो। जब आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए परचेज कर रहे होगे तब आप कंज्यूमर हो। और वहां पे अगर आपको कोई हार्म पहुंचता है, वहां पे कोई प्रोडक्ट लायबिलिटी अराइज होती है, तो इन दैट केस आपके ऊपर आप एक सूट फाइल करने के लिए हकदार बन जाते हो। सेम चीज सर्विसेज के ऊपर भी है। ओके, एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड एवरी डायरेक्ट सेलर शैल इंश्योर दैट जो आपके टर्म्स ऑफ ऑफर हैं वो प्रॉपर्ली क्लियर है। आपकी जो प्रेजेंटेशंस हैं, अदर रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है, उनमें आपके प्रोडक्ट्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो एकदम एज इट इज जो प्रोडक्ट के बारे में आप वही बता रहे हो, आप मिसलीड नहीं कर रहे हो। आपके कोई भी क्लेम्स ऐसे नहीं है जो वेरीफेबल नहीं है, जो बेसिकली जो फॉल्स क्लेम्स हैं आपके, वो प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो, मिसलीड नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगर आपके प्रोडक्ट पे कोई आफ्टर सेल सर्विस है तो आफ्टर सेल सर्विस कब तक मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, आपके पास में आपने उसका भी एक प्रॉपर ब्यौरा बना रखा है। ओके, ये सारी चीज़ें आपके, अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर कैंसिलेशन होता है तो कैंसिलेशन पे मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि कैंसिलेशन की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, आपके रिफंड की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, रिटर्न की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। अभी क्या है, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर, कभी भी आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में एंगेज नहीं करोगे, अपने आप को मिसलीड नहीं करोगे, वापस से रिपीटेशन किया हुआ है लॉ ने, ठीक है। और क्या नहीं कर सकते हो आप कोई भी फीस चार्ज नहीं करोगे, सब्सक्रिप्शन फीस आप चार्ज नहीं करोगे, ठीक है। आप डुप्लीकेट माल नहीं बेचोगे अपने प्लेटफॉर्म से, आपकी एक प्रॉपर पॉलिसी होगी जिसको आप इस्तेमाल करोगे, है ना। पर्सन नॉट टू बी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, अगर कोई भी आदमी जो बैंकरप्सी की प्रोसेस में या बैंकरप्ट हो चुका है तो वो क्या, या कोई पागल आदमी है, अनसाउंड माइंड का आदमी है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलर्स एज वेल एज डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज यूजिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर सेल शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कि उनके ऊपर भी जो ई कॉमर्स के थ्रू भी आप अगर अपना माल बेच रहे हो तो वहां पे भी आपके ऊपर ये वाले रूल्स अप्लाई होते हैं। तो ये मैंने ऊपर ही बता दिया था कि आपकी जो आप पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आप उसमें नहीं। आपकी जो कंपनीज हैं, आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि वो आपके ऊपर सुपरविजन करेंगी, राइट। अभी समझते हैं हम लोग पेनल्टीज। तो पेनल्टीज सबसे पहली कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई होती है कि आपके यहाँ इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, आपने कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यूज की है, कंज्यूमर राइट्स के आपने वायलेशंस किए हैं, तो वो आपसे बोलेगी कि आप रिकॉलिंग ऑफ द गुड्स
और विड्रॉल ऑफ द सर्विसेज विच आर डेंजरस हजार्डियस, आपसे बोलेगी कि आप अपना सारा का सारा गुड्स मार्केट से वापस मंगवाओ, ठीक है। जिन लोगों के पास पैसे हैं उनके पैसे वापस करो और इस धंधे को परमानेंटली क्लोज करो, डिसकंटिन्यू द प्रैक्टिस, ठीक है, ये आपसे बोल देगी। और आपको लेकिन ये करने से पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर दी जाती है। अभी समझते हैं सेक्शन 21, इसमें बोलता है कि सेंट्रल अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई होती है इन्वेस्टिगेशन के बाद में, ठीक है, दैट एनी एडवर्टीजमेंट इज मिसलीडिंग, आपका कोई भी जो विज्ञापन है जो मिसलीड कर रहा है, जो कंज्यूमर राइट्स का उल्लंघन है, तो वो आपके लिए डायरेक्शंस इशू कर सकती है कि साहब आप अपना एडवर्टीजमेंट डिसकंटिन्यू करो या फिर उसको मॉडिफाई करो। अच्छा जी, अगर आपने नहीं माना उसकी बात को तो क्या, ठीक है, अगर आपने नहीं माना तो वो इम्पोज कर सकती है पेनल्टी। पेनल्टी कितने रुपए की साहब? 10 लाख रुपए तक की, ठीक है, 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी आपकी ऊपर लगा सकती है। अगर फिर भी नहीं माना आपने, फिर भी आप ये सब गलत काम करते रहे, तब क्या करेगी? तो साहब 10 लाख रुपए से बढ़ा के 50 लाख रुपए की लिमिट हो जाएगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, राइट। इसके बाद में अगर आपने ऊपर जो मैंने पॉइंट बताए उनको आप छोड़ दो, सेंट्रल अथॉरिटी डीम्स ये नेसेसरी है तो वो बिना आपको अपॉर्चुनिटी दिए वो आपको प्रोवाइड कर सकती है कि आप ऐसे ऐसे वाले एडवर्टीजमेंट तुरंत बंद करो विद इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है। और इसको 1 साल के लिए आपको रोक सकती है, उसके बाद 1 साल से और आपको एक्सटेंड कर सकती है कि आप नहीं कर सकते हो, मीनवाइल आप उनके साथ में अपना एक मैकेनिज्म सेट कर सकते हो, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल अथॉरिटी में फॉर एनी सब्सिक्वेंट कंट्रवेंशन प्रोवाइड सच इंडोर्सर फॉर मेकिंग इंडोर्समेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट और विच में एक्सटेंसिव, लेकिन ये 3 साल से ज़्यादा आपको ऐसे नहीं रोक सकते विदाउट एनी कॉज बचाए, है ना। इसके बाद में वेयर द सेंट्रल अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन दैट पर्सन इज फाउंड टू बी पब्लिश और टू पार्टी ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, तो उसके ऊपर 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी और लग सकती है, ठीक है। फिर सेक्शन 22 में आते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन आफ्टर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ओवरऑल छोटी मोटी जानकारी लेने के बाद में अगर उनको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो वो डायरेक्टर जनरल या एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम और द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब आपके यहाँ के डीएम साहब जो होंगे उनके पास में भी पावर है, अगर उनको लगता है ही इज हैविंग रीजंस टू बिलीव, उनके पास ऐसे कुछ कारण हैं जिनसे उनको ऐसा भरोसा हो रहा है कि आपने वायलेट किया है कंज्यूमर राइट्स को, तो वो आपके यहाँ रेड वगैरह डाल सकते हैं, सर्च एंड सीज का आपके यहाँ काम कर सकते हैं, फिर वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो एक्टिविटीज़ हैं आपके लिए वहाँ पे भी आपको ले जाया जा सकता है, ठीक है। अगर एवरी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह भी ले जा सकते हैं, एवरी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स और आर्टिकल सीज्ड अंडर क्लॉज ए जो मैंने ऊपर बताया, ये रिटर्न कर दिए जाएंगे टू द पर्सन टू होम जहाँ से वो सीज किए गए हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 20 days of the date of such seizure or production as the case may be, after taking copies thereof and extract therefrom certified from the person, ताकि आपका धंधा रुके ना। तो जो आपके यहाँ सर्च एंड सीजर में डॉक्यूमेंट गए वो 20 दिन के बाद आपको वो वापस कर सकते हैं वहाँ पे। सेक्शन 88 क्या कहता है आपके लिए कि अगर आपने कोई भी डायरेक्शंस को नॉन कंप्लाई किया तो आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट है, आपको जेल हो सकती है 6 महीने से लेके जो है कि मिनिमम 6 महीने तक की जेल हो सकती है, साथ में जो आपका फाइन है वो 20 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है, या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो आप देख रहे हैं कि लगातार आपको कंट्रोल करने की कोशिश, जो भी लाइबिलिटीज़ एंड पेनल्टीज़ हैं मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो सिस्टम आप प्रॉपरली अपने एक फ्लो के साथ में अगर करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो बुक्स में लिखी हुई हैं एग्जैक्टली बुक्स में ही लिखी रह जाएगी। पनिशमेंट फॉर फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, कॉज अ फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट टू बी मेड विच इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, तो वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक की जेल है आपकी, ठीक है, 10 लाख रुपए तक का फाइन है, या दोनों सब्सिक्वेंट ऑफेंस पे आपको 50 लाख रुपए तक का फाइन है, या फिर ये दोनों चीज़ें लग सकती हैं। पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर सेल और फॉर स्टोरिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, इम्पोर्टिंग, अगर आप डुप्लीकेट माल में इंगेज रहते हो, ठीक है, नकली माल में, तो अगेन आपको 1 साल तक की जेल, 3 लाख रुपए तक का फाइन, या फिर अगर आप इस जो है कि किसी को हर्ट करते हो तो 7 साल तक की जेल होती है और 5 लाख तक का फाइन होता है। अगर किसी की डेथ हो जा सकती है, अगर आपके इस डुप्लीकेट वजह से अगर किसी की डेथ हो गई तो 7 साल तक की जेल, और ये जो है कि एक्सटेंड कर सकते हैं इसको फॉर लाइफ, मतलब आपकी पूरी जिंदगी भर आप जेल में, और 10 लाख रुपए तक का आपके ऊपर जुर्माना।
तो आपको अपने प्रोडक्ट्स अगेन उसी तरीके से रखने हैं। अभी तो हम बोल सकते थे कि ये हमारे प्रोडक्ट ही नहीं है, ठीक है, लेकिन लॉ ने बोल दिया कि अगर आप बेच रहे हो तो आपका ट्रेडमार्क होना चाहिए। अब हम ये नहीं बोल सकते ये हमारे प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर आप प्रोडक्ट बोलते हो कि साहब ये प्रोडक्ट जो है वो एक डायबिटिक पेशेंट खा सकता है, पता चल रहा है आपका प्रोडक्ट डायबिटिक पेशेंट ने खाया और डायबिटिक पेशेंट की डेथ हो गई और उसके घर वालों ने हमारा वीडियो देखा था और उन्होंने आपके ऊपर एक केस डाल दिया, तो आप तो वैसे ही फंस गए, ठीक है। तो ओवरऑल आपको अपनी कंपनी को ढंग से मेंटेन करना है, आपको एक अच्छे सलाहकार की आवश्यकता है। आप प्रॉपरली अपनी कंपनी को एग्जिस्टिंग वाले लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वो 90 दिन के अंदर अपने आप को कंप्लाइड करें, और जो नए लोगों को इस धंधे में आना है वो एक अच्छी सलाह के साथ में काम करें। आप हमसे इस नंबर पे रीच कर सकते हो 9335377770 पर। आपके लिए आपको सॉफ्टवेयर कैसा रखना चाहिए, आपकी वेबसाइट कैसी बनानी चाहिए, आपको किस तरीके के एग्रीमेंट्स चाहिए, हम आपको सारी चीज़ों में आपको हेल्प करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।